हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता सिंह। हम पहले लिटरेचर के बारे में बात कर रहे थे, तो काफ़ी टाइम हमने बीच में गैप ले लिया, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगी। लेकिन आज हम फिर दोबारा से DSSB TGT इंग्लिश को टारगेट करके इंग्लिश लिटरेचर को करने जा रहे हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले हमारा एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑथर, राइटर, प्ले राइट हम कह सकते हैं या सोनेटियर हम कह सकते हैं, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का नाम कौन नहीं जानता। जो लिटरेचर का स्टूडेंट है उनको इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। लिटरेचर के स्टूडेंट को अगर विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं पता तो इसका मतलब वो लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं है। तो इसलिए आज हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में, और लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे ऊपर आता है। और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा इंग्लिश लिटरेचर का नहीं जाता जिसमें विलियम शेक्सपियर से 4 से 5 या 10 तक क्वेश्चन ना आ जाए। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं सिर्फ वही मटेरियल आपके लिए लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इस वीडियो से बाहर नहीं होगा अगर विलियम शेक्सपियर से कोई क्वेश्चन आता है तो। ये वीडियो आपकी हमारी 2 पार्ट में रहेगी। आज हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में सिर्फ मैं उनके बारे में बताऊँगी कि उनके प्लेज है वो कहाँ से ले गए, उनका सोर्सेज क्या है, कितने उनके फोलियो बनते हैं, कितने फेसेज में उन्होंने काम किया था, और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स भी हैं जिनके बारे में मोस्टली पूछा जाता है। और बाकी का जो रह जाएगा, जिनके प्ले से इंपॉर्टेंट लाइनें या कोट्स वगैरह है, वो सब चीज़ें हम कल सेकंड पार्ट में करेंगे। 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं जाएगा आपका जो इस वीडियो से बाहर होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म और डेथ के बारे में। सबको पता होगा कि 1564 में इनका जन्म हुआ था और 1616 में इनकी डेथ हुई थी। और ये सबको पता है कि 154 इन्होंने सोनेट लिखे थे, 37 प्ले लिखे थे, 2 नैरेटिव पोइम्स इनकी गिनी जाती है। बाकी 2 शॉर्ट पोइम भी इन्होंने लिखी थी, छोटी छोटी। एक मेटाफिजिकल पोइम, वो मैं आगे बताऊंगी आपको। और इनकी ये मेन की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये एक फेमस सोनेटियर के रूप में जाने जाते हैं। और एक रॉबर्ट ग्रीन की आपने इनके बारे में सुनी होगी, एन अपस्टार्ट क्रो वाली, विदाउट फीदर वाली। तो इनके बारे में उन्होंने भी एक कोट लिखी थी, वो भी आपको इम्पोर्टेंटली याद होनी चाहिए। ये मैंने हाफ छोड़ दिया, एन अपस्टार्ट करो, इससे आपको याद आ जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो इनके बारे में बोला जाता है कि ये यूनिवर्सिटी विट्स नहीं थे। यूनिवर्सिटी विट्स जो थे उनके वर्क को इन्होंने थोड़ा बहुत चुराया है, और कहीं कहीं से अपने जो वर्क जो इन्होंने लिखे हैं, या मतलब अपने प्ले जो लिखे हैं इन्होंने, ड्रामा जो लिखे हैं, वो इधर उधर से इन्होंने बोरो करके लिखा है। और एक ट्रेजिक कॉमेडी की अगर बात करें, 12th नाइट की, तो कहते वो इन्होंने खुद से मतलब बनाने की कोशिश की थी। उनका ये कह सकते हो आप, उनका खुद का कब्जा है इनके ऊपर, 12th नाइट के ऊपर। तो ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसमें कुछ एक पॉइंट आपको ट्रेजिडी के मिलेंगे और बाद में जाके ये कॉमेडी का रूप ले लेते हैं। तो ये ट्रेजिक कॉमेडी इन्होंने खुद से क्रिएट करने की कोशिश की थी, जिसको 12th नाइट के नाम से जाना जाता है। ये वाली है हमारी ट्रेजिक कॉमेडी। उसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट इनके सोर्सेज, कि इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है, आपने सुना होगा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेजिडी लिखी थी, बहुत काफ़ी सारी इन्होंने हिस्टोरिकल प्लेज लिखे थे, काफ़ी सारी इन्होंने कॉमेडी लिखी थी, और फिर ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी है इन्होंने। तो कौन कौन से वर्क इन्होंने कहाँ से लिए गए, फेमस शोर्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका वर्क माना जाता है, किंग लियर, मैकबेथ और सिम्बलिन, ये इन्होंने लिया है राफेल हॉलिनशिड के क्रॉनिकल से। ये जो 1577 में राफेल हॉलिन जो क्रॉनिकल है, इन्होंने 1577 में जो लिखा था, इससे इन्होंने किंग लियर को बोरो किया, मैकबेथ को बोरो किया और सिम्बलिन को बोरो किया। ये 3 वर्क इन्होंने इम्पोर्टेंट हॉलिन्स क्रॉनिकल से बोरो करके लिखा है, राफेल का है ये। और 1577 में इन्होंने इस क्रॉनिकल को लिखा था, और यहाँ से इन्होंने कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से चुराए, और धीरे धीरे करके इसके ऊपर अपनी एक स्टोरियाँ या समरी इनकी पढ़ के, और इन्होंने इसको बोरो करके और अपने वर्क के अंदर डाल दिया। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। जूलियस सीजर इनकी फेमस रोमन ट्रेजेडी मानी जाती है। टाइमन्स ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस एंड कैरियोलोनस, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके रोमन वर्क्स माने जाते हैं। थॉमस नॉर्थ का जो ट्रांसलेशन है, कौन सा, प्लूटार्क्स लाइव के नाम से एक थॉमस नॉर्थ हैं, इन्होंने प्लूटार्क्स लाइव के नाम से एक ट्रांसलेशन किया था। तो उससे इन्होंने इनको चुराया है, किसको, एंटोनियन कैलियोपेट्रा, जूलियस सीजर, टाइमन्स ऑफ डिमॉन्स ऑफ एथेंस और टाइटस एड्रोनिकस एंड कैरियोलोनस। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट इनकी कॉमेडी, मिडनाइट समर ड्रीम एंड टाइटस एंड्रोनिक। टाइटस एंड्रोनिक्स का नाम ऊपर भी आया है, तो कुछ पॉइंट इसके इन्होंने चुराए हैं वहाँ ऊपर से,
थॉमस नोस के ट्रांसलेशन प्लूटार्क्स लाइफ से, और कुछ इन्होंने ओविड का जो मेटामॉर्फिस है, इसका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएसपी में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ओविड के मेटामॉर्फिस से इनका कौन सा जो वर्क है वो लिया गया है। तो मिड समर्स नाइट ड्रीम वाला जो वर्क है और टाइटस एड्रोनिक्स है, ये ओविड के मेटामॉर्फिस से लिया गया है। उसके बाद आता है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। आर्थर ब्रूक्स का द ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस, ये आपको याद रह जाएगा क्योंकि रोमियस एंड जूलियस नाम अगर आ जाता है तो ये आर्थर ब्रूक का है, और उसकी ट्रेजिक हिस्ट्री इन्होंने लिखी थी रोमियस एंड जूलियस की, वहाँ से इन्होंने रोमियो एंड जूलियट नाम की ये ट्रेजिडी, रोमन ट्रेजिडी है वो लिखी, सॉरी रोमन नहीं है ये, रोमियो एंड जूलियट है, वो जूलियस सीजर है। उसके बाद में आता है द विंटर्स टेल, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, सिम्बलिन एंड ओथेलो। ये किससे लिया गया है? बोकासियो के डी कैमरॉन से लिया गया है। बोकासियो के डी कैमरॉन से क्या लिया गया है? द विंटर्स टेल, ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, सिम्बलिन एंड ओथेलो। ये बोकासियो के डी कैमरॉन से लिए गए। एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको शुरू से। पहले किंग लियर और मैकबेथ दोनों ट्रेजेडी, उसके बाद सिम्बलिन, ये लिए गए हैं राफेल के हॉलेंस क्रॉनिकल से बोरो किए गए। उसके बाद में आता है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, जूलियस सीजर, टीमन्स ऑफ एथेंस, टाइटस एड्रोनिक्स एंड कैरियोलोनस। ये लिया गया है थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ से। ठीक है, उसके बाद आता है मिड समर्स नाइट ड्रीम और टाइटस एड्रोनिक ओविड की मेटामॉर्फिस। मिड समर्स वाला आप याद रखना मेटामॉर्फिस से लिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। रोमियो एंड जूलियट लिया गया है थॉमस ब्रूक के, आर्थर ब्रूक के ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस से। उसके बाद आता है विंटर्स टेल, विंटर्स टेल्स, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, टू जेंटलमैन, ये सारी कॉमेडी है। सिम्बलिन एंड ओथेलो इसमें एक ट्रेजिडी है, तो ये लिया गया है बोकासियो के डी कैमरॉन से। ओथेलो का आप याद रखना बोकासियो से। ओथेलो रोमियो एंड जूलियट का आपने याद रखना है। किंग लियर आपको याद रखना है। मैकबेथ आपको याद रखना है क्योंकि वो राफेल वाले से लिया गया है। बोकासियो के डी कैमरॉन से लिया गया है ओथेलो। विंटर्स टेल, रोमियो एंड जूलियट लिया गया है आर्थर ब्रूक के रोमियस एंड जूलियस से। उसके बाद आता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का सीन जो आता है एज यू लाइक इट में, वो कहाँ से लिया गया है? वो गार्डन ऑफ आर्डन से लिया गया है। उसके बाद आता है मच अडो अबाउट नथिंग, ये वाला मच अडो अबाउट नथिंग एंड 12th नाइट, ये हमारा लिया गया है मैटे बेंडेलो से। मैटे बेंडेलो का एक वर्क आता है मच अडो अबाउट नथिंग, बस इतना ही आप याद रख लोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। मैटे बेंडेलो के वर्क से मच अडो अबाउट नथिंग और 12th नाइट। वैसे 12th नाइट इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ पॉइंट लिए होंगे। तो मैटे बेंडेलो का एक वर्क आता है, शर्टेन के नाम से कुछ वर्क है, उससे लिए गए हैं। उसके बाद में आता है हैमलेट। हैमलेट के सोर्सेज 2-3 हैं वैसे, तो इसमें मेन ये रिवेंज ट्रेजेडी मानी जाती है। तो थॉमस किड की जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उससे लिया गया है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो ज्यू ऑफ माल्टा। ज्यू ऑफ माल्टा किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो का है। ज्यू ऑफ माल्टा किसका है? क्रिस्टोफर मार्लो का, तो वहाँ से लिया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद आता है किंग लियर। किंग लियर का जो सब प्लॉट है वो फिलिप सिडनी का जो आर्केडिया है उससे लिया गया है किंग लियर का सब प्लॉट। नेक्स्ट आता है हमारा एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट कहाँ से लिया गया है? एज यू लाइक इट लिया गया जो हमारा एक यूनिवर्सिटी विट है थॉमस लॉज, उसका जो है वर्क है रोजालिंडे। रोजालिंडे इसकी एग्जैक्ट में देखा जाए एज यू लाइक इट, रोजालिंड इसकी एक हीरोइन मानी जाती है, प्रोटागनिस्ट मानी जाती है हीरोइन, तो उसका कैरेक्टर है वो इस रोजालिंड के नाम पे ही रखा गया है, उसके कैरेक्टर का नाम तो रोजालिंड से लिया गया, थॉमस लॉज का रोजालिंड। तो आपको एक बार में ये सब याद नहीं होगा, लेकिन 2-3 बार आप जब पढ़ोगे लिखोगे इनको तो आपको याद हो जाएगा, और इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। और डीएसएस में तो 1 से 2 क्वेश्चन इसके यहाँ से आएंगे। उसके बाद आता है इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है हमारा, सबसे पहले आता है हमारा कि फर्स्ट नॉन इनका पब्लिकेशन जो होता है, सबसे पहले जाना माना इनका पब्लिकेशन आता है 1593 में, वीनस एंड एडोनिस, इनकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोइम मानी जाती है। उसके बाद आती है 1594। देखो शुरू से लेकर के ये जब इन्होंने वर्क शुरू कर दिया था 1580s के टाइम में इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन 4-5 साल इनके बारे में कुछ नहीं पता इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। फिर लेकिन इन्होंने 90 के बाद में दिखना शुरू किया और लिखना शुरू किया। तो 1593 में पहला इनका फर्स्ट पब्लिकेशन माना जाता है और लॉन्ग नैरेटिव पोइम मानी जाती है। 1593 में आई थी वीनस एंड एडोनिस, और उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर ही दूसरी इनकी पोइम आ गई थी द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी।
1594 के अंदर। उसके बाद आते हैं इनके सोनेट। सोनेट पब्लिश होते हैं इनकी जब इनकी दोनों पोइम्स आ जाती हैं। दोनों पोइम्स के बाद में सोनेट स्टार्ट होते हैं इनके 1609 के अंदर। 1609 में इन्होंने सोनेट्स लिखना शुरू कर दिया था। इनका फर्स्ट फोलियो आया था, तो फर्स्ट फोलियो के अंदर इनके थे करीबन 18 और 18 दोनों मिल करके आए थे इनके ड्रामा। तो फर्स्ट फोलियो में आए थे, फर्स्ट फोलियो इनका आया था 1623 में, और वो किन्होंने पब्लिश करवाया था, हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल के नाम से। तो इन्होंने इनको पब्लिश करवाया था। सेकंड फोलियो इसी का अपोजिट ईयर आप लिख सकते हैं 1632। 23 का उल्टा कर दो आप 1632। तो ये पेरिकल जो प्ले है ये इसमें फर्स्ट और सेकंड में नहीं था, ये लास्ट फोलियो में आया था, तो इसलिए इसको मैंने ब्रैकेट में लिख के छोड़ दिया कि ये इनमें नहीं था। उसके बाद में टाइटल आता है जो फर्स्ट फोलियो का। फर्स्ट फोलियो का जो टाइटल लिखा गया था उसका नाम ये था मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडी हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी। उसमें इनके कॉमेडीज भी आ गई, हिस्टोरिकल प्ले भी आ गए और ट्रेजेडी भी आ गई। उसके बाद इसी टाइटल का प्रीफेस लिखा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। उन्होंने क्या लिखा इस प्रीफेस का, टू द मेमोरी ऑफ माई मोस्ट बिलव्ड ऑथर मिस्टर शेक्सपियर। क्या लिखा है, कई बार टाइटल का प्रीफेस पूछ लेते हैं कि इसका प्रीफेस किसने लिखा था इस फोलियो का। टू द मेमोरी ऑफ माई मोस्ट बिलव्ड ऑथर मिस्टर शेक्सपियर। उसके बाद में इनका थर्ड फोलियो आता है 1663 में, और फोर्थ फोलियो आता है इनका 1685 में। फिर इनके शुरू होते हैं फेजेस। फर्स्ट फेज में इन कौन से ईयर थे, सेकंड फेज कौन से ईयर में आया, थर्ड फेज कौन से ईयर में, कब से कब तक इन्होंने 4 फेजेस में काम किया था। तो इनका सबसे पहले फर्स्ट फेज आता है 1580s से लेके 1590s तक माना जाता है इनका। तो इसमें इन्होंने पोइम्स लिखी, वो 2 शुरू वाली जो रेप ऑफ लुक्रेसी, वीनस एंड एडोनिस। उसके बाद में 26 सोनेट्स भी लिखे और 7 प्लेज लिखे इन्होंने फर्स्ट वाले फेज़ में इन्होंने। उसके बाद इनका सेकंड फेज आता है। तो फर्स्ट फेज के बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट फेज जब आता है तो 1590 के बाद मोस्टली ये दिखना शुरू होते हैं। 1592 से लगभग इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो पहले इनकी 2 पोइम आई, 2 पोइम आने के बाद में इनके 26 सोनेट आए। उसके बाद में 7 प्लेज आई, और उन प्लेज में क्या क्या है, मिड समर्स नाइट ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट। उसके बाद में रिचर्ड 2, ये गलती से लिखा गया, हेनरी 6 आ गया, उसका पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और टाइटस एंड्रोनिक्स। ये 3-4 प्ले माने जाते हैं, वैसे तो 7 हैं, ये इसी के पार्ट 1, 2, 3 आप काउंट कर लेना, 6-7 माने जाते हैं। तो ये आ जाएंगे। सेकंड फेज इनका शुरू होता है 1590 से लेकर 1600 तक। वहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखे। थोड़ा सा मतलब इनको लिखने का आइडिया आ गया, थोड़ा सा इनका जज्बा और ज़्यादा बढ़ गया था लिखने का, तो इससे इन्होंने हिस्टोरिकल प्ले लिखना शुरू किया। रोमांटिक कॉमेडी भी इन्होंने लिखी। थोड़ा सा मतलब अच्छे ईयर इनके चल रहे थे उस टाइम में, तो इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी भी लिखी। मच अडो अबाउट नथिंग, मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, 12th नाइट ट्रेजिक कॉमेडी है, रिचर्ड 2 लिखा, हेनरी 5 लिखा। तो ये कुछ एक वर्क है। हिस्टोरिकल प्ले भी इसमें आ जाते हैं, रोमांटिक कॉमेडी भी आ गई, ट्रेजिक कॉमेडी भी आ गई। तो ये सब इन्होंने लिखे हैं सेकंड फेज में 1590 से 1600 के आसपास। उसके बाद में आता है इनका थर्ड फेज। थर्ड फेज में इनका आता है 1601 से लेकर 1608। तो 1601 से लेकर 1604 तक इनका डार्क फेज माना जाता है। उस टाइम इनके फादर की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा मतलब ये डिप्रेशन में थे उन दिनों, तो इसलिए इसको डार्क फेज माना जाता है। डार्क फेज के टाइम में इन्होंने 2 वर्क लिखे थे, एक तो ऑल वेल दैट एंड वेल वाला, एक मेजर फॉर मेजर वाला। वो 2 प्रॉब्लम प्ले भी माने जाते हैं, और डार्क फेज के अंदर लिखे गए डार्क प्ले भी माने जाते हैं। ग्रेट ट्रेजेडी इन्होंने लिखी उस टाइम में, ट्रेजिक कॉमेडी भी लिखी, और डार्क और मेलंक्लिक टोन में इन्होंने लिखा उस टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ही इनका ऐसा चल रहा था। एक मेनली जब बात करते हैं हम होकम की, होकम में आ जाता है हमारा हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ये भी इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट 4 है ट्रेजेडी, इन्होंने उस टाइम में लिखी थी। कब, थर्ड फेज में। एंटोनी एंड कैलियोपेट्रा, कैरियोलोनस। 1601 से लेकर 1604 तक डार्क कॉमेडी लिखी इन्होंने, ऑल वेल्स दैट एंड वेल। इससे आपको याद रह जाएगा, डार्क कॉमेडी 2 है। ऑल वेल्स, वेल का वेल स्टार्टिंग में भी है, वेल लास्ट में भी है, मेजर स्टार्टिंग में भी है, मेजर लास्ट में भी है, मेजर फॉर मेजर, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। इससे आपको याद रह जाएगा। ये प्रॉब्लम प्ले भी माने जाते, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा ये ट्रेजिक है या कॉमेडी है, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो मतलब रीडर्स को पढ़ने से ये पता नहीं चल पाता था, इसलिए इनको प्रॉब्लम प्ले का नाम दे दिया गया।
फोर्थ फेज में इन्होंने लिखा 1608 से लेकर 1616, लास्ट में जब इनकी डेथ हो जाती है 1616, तो इनका लास्ट टाइम चल रहा था। उस टाइम इन्होंने बहुत मतलब एनर्जेटिक वे में नहीं लिखा है, बहुत एनर्जी इनके अंदर नहीं रही। तो पेरिकल्स जो प्ले जो मैंने ऊपर नाम लिखा था वो इसमें लास्ट में आया है। सिम्बलिंग, द टेम्पेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कंप्लीट किया इन्होंने लास्ट टाइम में, द विंटर्स टेल। तो लास्ट कंप्लीट प्ले अगर माना जाए तो द टेम्पेस्ट इनका माना जाता है। इसके बाद बात आती है सोनेट्स की। सोनेट्स इन्होंने 154 लिखे हैं। सोनेट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सोनेट में से नहीं बनते। सोनेट्स तो इनके बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं कोर्स वगैरह। लेकिन ये बात आती है कि सोनेट्स कैसे और किसके ऊपर लिखे गए थे। तो इन्होंने 1 से लेके 126 तक लिखे हैं डेडिकेटेड टू फेयर यूथ को। उसके बाद में 127 से 154 तक लिखे हैं इन्होंने डार्क लेडी को, डार्क लेडी को लिखे हैं। उसके बाद में 1 से 17 तक जो है उसमें फेयर यूथ की ब्यूटी का थीम लिया गया है। इसने फेयर यूथ जो जिसको डेडिकेट किया है उनकी ब्यूटी का जिक्र इसमें आता है। और 18 से लेके 126 तक प्लेटोनिक लव का जिक्र आता है। ये थीम दिखाई गई है इसमें 18 से 126 तक। उसके बाद में 153 और 154 में ऐसे बोला जाता है कि क्यूपिड को डेडिकेटेड है, लेकिन ये क्यूपिड को डेडिकेटेड नहीं है। क्यूपिड का कैरेक्टर इसमें देखने को मिलता है 153 और 154 में। उसके बाद कुछ लोग मानते हैं कि मिस्टर WH विलियम हार्बर्ट हैं जो अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक है, इनको डेडिकेटेड है। कुछ लोग मानते हैं अर्ल ऑफ HW जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है उनको डेडिकेटेड है। ये दोनों का नाम मैंने लिख दिया, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप कर देना। वैसे दोनों के बारे में माने, कुछ लोग ये मानते हैं कुछ लोग ये मानते हैं। ये तो लेडी के बारे में है, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक जो लेडी है ऊपर आई है, और अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है ये उनके फेयर यूथ के बारे में है। उसके बाद में शॉर्ट पोइम भी इन्होंने लिखी है, कई बार पूछ ली जाती है। अ लवर्स कंप्लेंट किसकी पोइम है? ये छोटी सी पोइम इन सोनेट के साथ में इन्होंने लिखा था। इसमें क्या आता है, फोनिक्स एंड द टर्टल, एक 4th नंबर की पोइम है ये वाली, द फोनिक्स एंड द टर्टल। ये 1601 में इन्होंने लिखी थी। एल्गोरिकल पोइम मानी जाती है। एलेग्री जिसमें हम कह देते हैं ना, वो चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। फर्स्ट मेटाफिजिकल पोइम मानी जाती है लिटरेचर की। उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इनके कैरेक्टर, जिसके जो हमारे इनके वर्क या इनके ड्रामा इनके प्ले में जो देखने को जो फूल्स करेक्टर मिलते हैं, जो मूर्ख नाम के करेक्टर जिनको आप कह सकते हैं, उनसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी फूल्स हैं इनके वर्क में उनके आज मैं करवा देती हूँ। बाकी जो बचे हुए कैरेक्टर और इनके प्ले के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं कल सेकेंड पार्ट में करवाऊँगी। तो इसमें एक करेक्टर आता है पक। पक में क्या है, ये पक करेक्टर है एक निक बॉटम। दो करेक्टर हैं, ये फूल हैं, दोनों मूर्ख हैं। तो ये मिड समर्स नाइट ड्रीम में आते हैं दोनों के दोनों। पक का इंपॉर्टेंट आप याद रखना, पक बहुत बार पूछा जाता है। एक आता है द फूल, किंग लियर के अंदर द फूल के नाम से ये। इसके बाद आता है टच स्टोन। टच स्टोन कहाँ पे आता है? एज यू लाइक इट में। कहाँ पे आता है? एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में टच स्टोन का करेक्टर आता है। उसके बाद में फॉल स्टॉप। फॉल स्टॉप आता है हेनरी 4th में के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। उसके बाद में आता है 12th नाइट में अगर पूछ लिया जाए तो कोई फुल कैरेक्टर कौन सा है, तो फेस्टे है। उसके बाद में कई बार हेमलेट का पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द ग्रेव डिगर्स। फिर आता है ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो आता है टेम्पेस्ट में, टी से याद रखना, टेम्पेस्ट, ट्रिंकुलो, टेम्पेस्ट। उसके बाद में आता है पोम्पे। पोम्पे कहाँ आता है? मेजर फॉर मेजर में। तो आज हम इतना ही करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको याद करने वाला है। तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेना, और ऐसे करते करते हम DSSB का धीरे धीरे सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैं सिर्फ वही करवाऊंगी जो हमारे इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हो गए, एग्जाम ओरिएंटेड है, वही कराऊंगी। फालतू आपको कुछ भी नहीं करवाऊंगी। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना और इसके नोट्स आप बना लेना। इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ही निकाले हैं, छोड़ा कुछ भी नहीं है। तो आलतू फालतू की चीज़ें मैंने नहीं उठाने की कोशिश की, क्योंकि उसमें वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है। ज़्यादा टाइम हमारे पेपर में है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। बाकी इंपॉर्टेंट जितना भी बच गया है शेक्सपियर के बारे में वो कल सेकंड पार्ट में आपको करवा दूँगी। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।